कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक कैदी का पीछा कर रहे होते हैं। वह जल्दी ही पकड़ा जाता है और उसे घुटनों के बल बैठने के लिए कहा जाता है। उसके बाद कैप्टन अपनी गन निकालता है और उसे कैदी के सर पर रख देता है। वह गोली चलाने ही वाला था, लेकिन सही वक्त पर उसका इरादा बदल गया। इसके बाद वे उसे घसीटकर कैंप में ले जाते हैं। जब उसे जापानीज कमांडर ईटो के सामने पेश किया जाता है तो कमांडर ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया और अपने सोल्जर्स को उसका सर काटने का ऑर्डर दे दिया। फिर जेम्स को कैंप से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और कैप्टन हिरानो ने उसे घुटनों पर बैठने को कहा। जेम्स ने खामोशी से वैसा ही किया। फिर हिरानो ने अपनी तलवार निकाली और उसे जेम्स की गर्दन पर रखकर सही एंगल चेक करने लगा ताकि वह एक ही बार में उसका सर काट सके। लेकिन जैसे ही उसने जेम्स को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, जेम्स सही वक्त पर पीछे हट गया। इस वजह से उसका हमला मिस हो गया। यह देखकर गार्ड्स ने भी उस पर हमला किया, लेकिन जेम्स ने उन सबको मार दिया और उनके कैप्टन को भी नहीं छोड़ा। उनसे बचने के लिए जेम्स जंगल की तरफ भागता है, लेकिन जल्द ही जापानीज उसके पीछे लग जाते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। जल्दी में वह उनके छुपाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। उसका नाइफ भी नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से वह ट्रैप को काट नहीं सका और पकड़ा गया। जब उसे वापस कैंप लाया गया तो कमांडर ने पूछा कि वह अब तक जिंदा क्यों है। मैंने तो उसे मारने का ऑर्डर दिया था। इस बार कैप्टन जवाब देता है कि उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमारे ट्रैप में फंस गया। जब कमांडर को पता चला कि जेम्स ने उसके सोल्जर्स और कैप्टन हिरानो को मार दिया है तो उसका खून खौल उठा। वह जेम्स के पास आया और इसका आर्मी बैज छीनते हुए कहा कि हिरानो मेरे भाई जैसा था। तुमने उसे मारकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आज अपनी जीत का जश्न मना लो, क्योंकि कल हम तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारेंगे। जैसे ही जेम्स वहां से गया, कैप्टन ने कहा अगर आप चाहें तो मैं उसे अभी मार दूंगा। लेकिन वह समझ गया था कि यह कैदी मौत से नहीं डरता, इसलिए उसे उसके साथ कुछ ऐसा करना था जो आज से पहले किसी के साथ नहीं हुआ था। कल एक लड़ाई होने वाली थी जिसमें वह जेम्स को तड़पा तड़पा कर मारने वाला था, ताकि उसकी मौत बाकी प्रिजनर्स के लिए एक सबक बन जाए। इसके बाद जेम्स को उसकी सेल में डाल दिया गया, जहां गार्ड्स 24 घंटे पहरा देते थे। इन जापानीज ने अपने कैंप में उसके जैसे और भी बहुत से लोगों को कैद कर रखा था। उनमें से कुछ लोगों की टांगें उनके टॉर्चर की वजह से टूट गई थीं। रात को सभी प्रिजनर्स आपस में बात करते हैं। एक आदमी जेम्स को बताता है कि हम यहाँ बेशक कैदी हैं, लेकिन फिर भी हम इस कैंप में अपना मिलिट्री डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। यहाँ कुछ रूल्स हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा कमांडर भी यही है, लेकिन उसे दूसरी सेल में रखा गया है। हम तुमसे कल मिलेंगे। लेकिन जेम्स ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा या नहीं। इन जापानीज ने मुझे कल मारने की धमकी दी है। जब सबको पता चला कि जेम्स ने कैप्टन समेत 3 लोगों को मारा है तो सब उसके लिए दुआ करने लगते हैं। जेम्स आज रात यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन एक कैदी ने उसे बताया कि यहाँ से भागना कोई बड़ी बात नहीं है। असली सवाल ये है कि तुम यहाँ से भाग कर जाओगे कहाँ। इस कैंप में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो दिन रात काम कर सकते हैं, और कमजोर कैदियों को दूसरे कैंप में भेजा जा रहा है जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। सुना है कि कैदियों को पैदल ले जाया जा रहा है, जो बहुत से लोगों की मौत की वजह भी है। ये सब सुनकर जेम्स सोचने लगा कि काश उन्होंने उसे मार दिया होता। अगले दिन सभी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। कमांडर ईटो के ऑर्डर पर एक सोल्जर तलवार लेकर जेम्स के पास आया। जेम्स को लगा कि अब उसका अंत करीब है, लेकिन उसे मारने के बजाय सोल्जर उसके हाथ खोल देता है। जेम्स यह देखकर हैरान था। इसके बाद 3 और कैदियों को रिंग में लाया जाता है। इट्टो कहता है कि इन तीनों को अपनी सेल में खाना छुपाते हुए पकड़ा गया है। कोई और ऐसा न करे, इसलिए आज इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसके बाद उसने चेयर निकाली और आराम से बैठ गया, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। जैसे ही एक आदमी ने बेल बजाई, पीछे से एक फाइटर बाहर आया, जिसे वे लोग मौत का सौदागर कहते थे। सबसे पहले उन 3 प्रिजनर्स को उससे लड़ने के लिए कहा गया। वे तीनों उस फाइटर के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन अगर वे नहीं लड़ते तो वैसे भी मारे जाते। इसलिए उनमें से एक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस फाइटर ने उसे एक ही बार में ढेर कर दिया। इसके बाद बाकी लोगों ने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मजा तब आता जब कोई उसके सामने टिक पाता। उस फाइटर ने सबको जान से मार दिया और यह लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गई। अब अगली बारी जेम्स की थी। ईटो ने कहा तब तक लड़ो जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाए। वह फाइटर जैसे तैयार था, लेकिन उसने जेम्स को मारने की गलती कर दी थी। जैसे ही वह अपना पहला वार करने के लिए आगे बढ़ा, जेम्स ने उसे सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दिया। उसके बाद उसने उसके हाथ दबाए और उसका गला घोंट दिया, और उसने उस फाइटर के सर पर इतनी जोर से मारा कि जेम्स के हाथों वहीं उसकी मौत हो गई। जेम्स ने उनके सबसे बेस्ट फाइटर को एक कॉकरोच की तरह मार दिया। वहां खड़े किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इटो को इतना बुरा लगा कि वह गुस्से में अंदर चला गया। उसके कैप्टन ने कहा आपको इसे अभी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन एटो ने कहा यह बाकी कैदियों जैसा नहीं है और इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज या कल, लेकिन यह मरेगा जरूर। अगले दिन जेम्स की मुलाकात कॉलिन से होती है, जो उसका कैप्टन था। ब्लास्ट की वजह से कॉलिन के पैर जख्मी हो गए थे, इसलिए वह अच्छी तरह से चल नहीं सकता था। उसने पूछा तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी, क्योंकि मैं यहाँ महीनों से हूँ और आज तक कोई भी रिंग से जिंदा बाहर नहीं आया। जेम्स ने कहा मैं कहीं से नहीं आया हूँ, मैंने हांगकांग, थाईलैंड और यहाँ तक कि जापान में भी ट्रेनिंग ली है। कैप्टन वहाँ जल्दी से आता है और जेम्स को अपने साथ चलने को कहता है। उसे ईटो के पास ले जाया गया,
जहां फिर वही सवाल पूछा गया कि उसने हमारी फाइटिंग कहां से सीखी, लेकिन जेम्स उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं देता। वह ईटो के पास रखा अपने पिता का बैज देखता है और उसे वापस मांगता है, लेकिन ईटो बैज वापस नहीं करता और बदतमीजी की सजा के तौर पर उसके चेहरे पर कट लगा देता है। उसने जेम्स को फिर से वार्न किया और कहा, बस एक रात और सुकून से सो लो, कल तुम पक्का मरोगे। अगले दिन जेम्स फिर से लड़ाई के लिए तैयार होता है। जैसे ही वह बाहर आता है, सब उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि यह लड़ाई बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। वहाँ फाइटर्स की एक लाइन लगी थी जो जेम्स को मारने वाले थे और जेम्स को उन सब से एक साथ लड़ना था। बेल बजते ही लड़ाई शुरू हुई और सब एक साथ जेम्स पर टूट पड़े, लेकिन जेम्स पूरी तैयारी के साथ रिंग में उतरा था। उसने एक एक करके सबको पीटा। कुछ तो इतना पिटे कि रिंग छोड़कर भागने लगे, लेकिन जेम्स उन्हें पकड़ पकड़ कर मारने लगा। फाइट के आखिर में जेम्स ने उसका गला दबाया और उसकी सांस रोक दी और उसे मारना शुरू कर दिया। जिसे वह मार रहा था वह भी जापानीज था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद जेम्स ने खुद उसकी जान बचाई। कमांडर को फिर से मुंह की खानी पड़ी। जिस तरह जेम्स कैदियों की हिम्मत बढ़ा रहा था, वह उनके कैंप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। कॉलिन ने पूछा कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। इस पर जेम्स ने जवाब दिया कि वह सिर्फ अपने कमांडर के ऑर्डर्स मान रहा था। उसे जो कहा गया उसने वही किया। हमारी तरह वह भी मरना नहीं चाहता। इसी बीच हम देखते हैं कि ईटो उन सोल्जर्स को मार देता है जो लड़ाई में हार जाते हैं। इससे पता चला कि उसके दिल में अपनों के लिए बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी। गैब्रियल ने कहा कि एक हफ्ते के बाद यह हमें दूसरे कैंप में ले जाएंगे। शायद वह जगह इस जहन्नुम से बेहतर हो, लेकिन कॉलिन जापानीज को अच्छी तरह जानता था। रास्ते में कैदियों को मारा जा रहा था, खासकर उन्हें जो चल नहीं सकते। जेम्स ने कहा कि उसे एक रेडियो चाहिए। अगर हमारी मिलिट्री अभी भी कोस्ट पर है तो काफी चांस है कि हम उस रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकें। एक रेडियो वॉच टावर के पास था और बाकी गार्ड के पास थे। अगले दिन कुछ कैदी मिलते हैं और कैंप में लड़ना शुरू कर देते हैं। गार्ड को मामला गंभीर लगा, इसलिए सब उन्हें रोकने के लिए नीचे आ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स टावर पर चढ़ गया और उनका रेडियो चुरा लिया। वहाँ गार्ड हवा में गोलियां चलाने लगे, लेकिन तब तक जेम्स अपना काम कर चुका था। इसी बीच एक नर्स जेम्स को देख लेती है। जेम्स उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी गार्ड वहाँ आ गया और नर्स के साथ बदतमीजी करने लगा। मना करने के बाद उसने नर्स को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से उसने जेम्स को नहीं देखा और वहाँ से चला गया। जेम्स को नर्स के लिए बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ नहीं कर सका। इसके बाद वह जल्दी से रेडियो छुपा देता है और सब उसे बहुत चालाकी से अपनी सेल में ले आते हैं। एक कैदी ने कहा, तुम्हें पता है कि हम सिर्फ इस रेडियो को सुन सकते हैं। अगर हमने मदद का सिग्नल भेजा तो हम पकड़े जाएंगे। उसने यह भी कहा कि अगर उन्हें पता चला कि रेडियो गायब है तो वे हमें तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक रेडियो मिल नहीं जाता। लेकिन जेम्स ने कहा, डरो मत, उनके पास बहुत से रेडियो हैं। अगर एक खो गया तो उन्हें पता नहीं चलेगा। अगले दिन ईटो सभी कैदियों को बाहर खड़ा करता है और कहता है कि तुम में से कुछ को कैंप के उन हिस्सों में जाते देखा गया है जहाँ जाने की इजाजत नहीं है। वह कॉलिन की तरफ उंगली उठाता है, लेकिन कॉलिन ने कहा कि आप गलत इंसान पर इशारा कर रहे हैं। इसके बाद उनमें से एक पकड़ा गया। उसे घसीटकर रिंग में लाया गया और उसके साथियों के नाम पूछे गए। ईटो उससे वादा करता है कि जानकारी के बदले वह उसकी जान बख्श देगा। इसके बाद उसने नाम बता दिए। हालांकि ईटो अपना वादा पूरा नहीं करता और उन दोनों को मार देता है। रात में जेम्स उस कैदी के पास आया और पूछा कि क्या वह बाहर निकलने का रास्ता जानता था। वह कैदी डरा हुआ था कि कहीं उसे मार न दिया जाए, लेकिन फिर सबकी रिक्वेस्ट पर वह उसे एक ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताता है जहां से वह गार्ड की नजरों में आए बिना बाहर जा सकता था। उसी रात जेम्स रेडियो लेकर बाहर निकलता है। वह घने जंगल से काफी दूर आ गया। जब उसने रेडियो चालू किया तो उसने कुछ लोगों को नाहुआजो लैंग्वेज में बात करते सुना। इसी बीच एक सोल्जर उनकी सेल में छानबीन करने आया। उसने देखा कि सभी कैदी अपनी जगह पर थे, लेकिन जब उसने जेम्स के बिस्तर से ब्लैंकेट उठाया तो उसे वहां सिर्फ खाली बैग्स मिले। जेम्स वहां नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वह सोल्जर शोर नहीं मचाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। जेम्स ने कुछ देर उनकी बातें सुनी और फिर वापस कैंप लौट आया। अगले दिन वे तीनों फिर से मिलते हैं। जेम्स कहता है कि अमेरिकन पास ही हैं। वे सब नाहुआजो लैंग्वेज में बात कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उसके पास बाहर निकलने का एक प्लान था। उसने कहा कि उसने यहाँ एक ग्लाइडर आते देखा है। कॉलिन ने कहा, हाँ वहाँ एक ग्लाइडर है, लेकिन इसमें मोटर नहीं है, ये उड़ नहीं सकता। जेम्स ने कहा कि यह कोई मामूली ग्लाइडर नहीं है, इसमें एक हुक है ताकि दूसरा प्लेन इसे हमारे साथ ऊपर खींच सके। उसका प्लान था कि अगर कोई पायलट अपना प्लेन इतना नीचे ला सके कि हम उसमें हुक फंसा दें तो वह हमें ग्लाइडर के साथ ऊपर खींच सकता है। गैब्रियल ने कहा कि अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो हम कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, इसमें बहुत रिस्क है। वे बात कर ही रहे थे कि एक गार्ड आया और जेम्स को साथ चलने को कहा। उसे फिर से ईटो के सामने पेश किया गया, लेकिन इस बार उसे बहुत सम्मान दिया गया
और बैठने के लिए चेयर भी दी गई। ईटो पूछता है कि तुम नाहुआजों के बारे में क्या जानते हो? जेम्स ने कहा वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ईटो कहता है कि यह एक इंडियन लैंग्वेज है, अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हारे अमेरिकन दोस्तों को पक्का पता होगा कि इस शब्द का क्या मतलब है। मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि इसे डिकोड करने में मेरी मदद कौन कर सकता है। जेम्स ने कहा कि अगर कोई जानता भी है तो वह जापानीज को क्यों बताएगा, लेकिन ईटो का मानना था कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर कोई अपना मुंह नहीं खोलता तो तुम में से कोई भी अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएगा। अगर तुम इस कैंप में बच गए तो तुम्हें मार्च में मार दिया जाएगा, और अगर तुम मार्च में बच गए तो दूसरे कैंप में जहन्नुम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हालांकि जेम्स उसकी धमकियों से नहीं डरा। इसके बाद गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। एतो ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो उसे अभी मार सकता हूं, लेकिन अभी यह मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कैप्टन ने कहा हमारे लिए इस आदमी से बड़ी प्रॉब्लम और क्या हो सकती है, हमें इसे अभी मार देना चाहिए। लेकिन तभी ईटो ने कहा हम पर हमला होने वाला है, अमेरिकन और ब्रिटिश हमारे आस पास ही है और कभी भी हमला कर सकते हैं। अगले दिन वह जेम्स को बहुत टॉर्चर कर देते हैं। उसे डंडों से इतना पीटा जाता है कि उसका जिस्म कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खोले गए जेम्स एक जख्मी शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। इस बार उसने किसी पर रहम नहीं दिखाया और सबको इतना पीटा कि शायद ही उनमें से कोई अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। कैप्टन ने अपने सोल्जर्स को डांटा और कहा कि तुम सब बुजदिल हो, तुम एक मामूली कैदी से हार गए। उसने कमांडर से कहा कि मुझे इसे मारने का ऑर्डर दें, लेकिन उसने जानबूझकर जेम्स को मारने का ऑर्डर नहीं दिया। वह अपनी हार से शर्मिंदा था, इसलिए उसने गुस्से में इन कैदियों को गोली मार दी और अपने कैंप लौट आया। जेम्स अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को जापान के एक मेडिकल कैंप में पाया। इन लोगों ने उसका अच्छा इलाज किया और उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी नियुक्त की। जेम्स उस लड़की को जानता था। उसे पता चला कि उसका नाम टेरेसा है और वह भी उनकी तरह एक प्रिजनर थी। टेरेसा उसे बताती है कि ईटो की रातों की नींद उड़ गई है। उसे लगता है कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और सबको खत्म कर देगा। रात में ईटो जेम्स से मिलने आता है और कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन अब तुम्हें कायू से लड़ना होगा। आज आराम कर लो क्योंकि कल तुम मर जाओगे। जेम्स ने कहा अब बस करो, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम यह बात 3 बार कह चुके हो। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर हर कोई इसी तरह मुझसे लड़ता रहा तो एक दिन सब मारे जाएंगे और आखिर में सिर्फ तुम बचोगे। फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझसे लड़ोगे? इस पर ईटो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स अपने साथियों के पास लौट आया जो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थे और उसका स्वागत किया। उनमें से एक जेम्स को बताता है कि जब तुम मेडिकल कैंप में थे तो कुछ अमेरिकन प्लेन्स हमारे ऊपर से गुजरे थे। अब यह साफ था कि अमेरिकन पास ही थे, बस रेडियो के जरिए उनसे कॉन्टेक्ट करना था। वे जानते थे कि इसमें खतरा है क्योंकि अगर वे सिग्नल भेजते हैं तो पकड़े जाएंगे, लेकिन अब यही एक रास्ता बचा था। रात में जेम्स और गैब्रियल एक बार फिर कैंप से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे दूर जाते हैं गार्ड उन्हें देख लेता है। जेम्स समझ जाता है कि आज रात बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। वह किसी और गार्ड की जान लेकर अपने लिए मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वे सब वहां से चुपचाप निकलकर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स दौड़कर उनकी सेल में आते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि सब वहीं मौजूद थे। अगले दिन ईटो फिर से सभी कैदियों को एक साथ लाता है और कहता है कि कल रात कुछ कैदियों ने अपनी बैरक्स तोड़ी और हमारे गार्ड्स पर हमला किया। मैं जानता हूं कि यह किसी एक का काम नहीं है और सब शामिल हैं, इसीलिए जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें खुद आगे आना चाहिए। जेम्स देखता है कि इन लोगों ने कॉलिन को बहुत टॉर्चर किया था। उसने कहा कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है, वो मैं ही हूँ जिसने उन गार्ड्स को मारा था। ईटो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने खुद सच मान लिया, लेकिन कल रात तुम अकेले नहीं थे, कोई और भी था। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद वह एक प्रिजनर को उसके सामने लाता है और जेम्स को उसकी जान लेने के लिए कहता है। उसने शर्त रखी कि अगर वह उसे मार देता है तो वे उसके दोस्त की जान बख्श देंगे, लेकिन जेम्स अपने ही एक कमजोर और बेगुनाह आदमी को मारने से साफ मना कर देता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद ईटो उस आदमी को जेम्स की आंखों के सामने गोली मार देता है। अब क्योंकि जेम्स ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए वह कॉलिन के साथ भी ऐसा ही करने वाला था। जैसे ही सोल्जर्स ने उस पर हमला किया, कॉलिन उन पर टूट पड़ा और एक एक करके सबको मारने लगा। पूरे कैंप में उसकी चीखें गूंज रही थीं और सन्नाटा था। जल्दी ही गार्ड्स उसे रोक देते हैं और उसे फिर से सेल में डाल दिया जाता है। रात में जेम्स ईटो के पास आया और उससे कॉलिन को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ईटो कहता है कि उसने रूल्स तोड़े हैं जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जेम्स ने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो खुद मुझसे लड़ो, बताओ क्या तुम में इतना साहस और हिम्मत है? लेकिन ईटो बहुत चालाक आदमी था। उसका मानना था कि उस लड़ाई में कभी हिस्सा मत लो जिसे तुम हार जाओगे। हालांकि जेम्स उसके गंदे विचारों पर थूकता है और उसे बुजदिल कहता है। इसके बाद गार्ड्स उसे घसीटकर कैंप से बाहर ले जाते हैं। जेम्स ने सोच लिया था कि उसे जो भी करना है वह उसे आज रात ही करना होगा। वह आज रात एक सिग्नल भेजने वाला था। उसका प्लान था कि वह अपने सिग्नल में नवाजो लैंग्वेज के कुछ शब्द कहेगा ताकि जापानीज उसे डिकोड करने बैठ जाएं। जब तक वे समझेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं था, तब तक उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे ही रात हुई, वे फिर से चोरी छिपे कैंप से बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी से रेडियो निकाला और सिग्नल भेजना शुरू किया। खुशकिस्मती से उनके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अमेरिकन रेडियो से मैच हो गई, जिससे
से अब वे एक दूसरे को सुन सकते थे। गैब्रियल उनसे कुछ शब्द कहने लगा, जैसे ग्लाइडर ग्लाइडर, नो मोटर 27 डिग्री। सामने से फौरन जवाब आया कि हमें आपका संदेश मिल गया है। इसी बीच उसने कुछ ऐसे शब्द भी कहे जिनका कोई मतलब नहीं था। गैब्रियल कहता है कि हमने बहुत कुछ कह दिया है, ऐसा ना हो कि जापानीज को कंफ्यूज करने के चक्कर में हमारे अपने लोग इस मैसेज को गलत ना समझ लें। लेकिन जेम्स ने कहा, डरो मत, ऐसा नहीं होगा। उन्हें पता है कि हमने यह सिग्नल बहुत मुश्किल से भेजा है, वे इसे पक्का डिकोड कर लेंगे। इसके बाद वे दोनों कैंप वापस आ जाते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेल में कोई नहीं था। तभी अचानक गार्ड्स वहां आए और उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अमेरिकन्स जापानीज कैंप पर बॉम्ब गिरा रहे थे। इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इसी वजह से जापानीज भी प्रिजनर्स को मारकर कैंप छोड़ने की जल्दी में थे। टेरेसा जेम्स के हाथ खोलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पकड़े जाने के बाद कैंप पर हमला हुआ और ईटो पागल हो गया है और सबको मार रहा है। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरा कैंप तबाह हो चुका था। प्रिजनर्स ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। तभी ऊपर से एक बॉम्ब गिरा, धमाके के साथ गार्ड्स हवा में उड़ गए। इसके बाद वे दौड़ते हैं और टावर पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में और भी गार्ड्स थे। टेरेसा कहती है, तुम जाओ और अपना काम करो, हम उन्हें संभाल लेंगे। वह और उसका दोस्त पेट दर्द का नाटक करते हैं और एक गार्ड उसकी तरफ आता है। जैसे ही वह उनके पास आया, उन्होंने उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला। दूसरी तरफ जेम्स रेडियो लेने टावर पर जाता है। उसने देखा कि गार्ड समय समय पर सबको गोली मार रहे थे। अगला नंबर उसके दोस्तों का था जिन्हें लाइन में खड़ा किया गया था। इसीलिए जेम्स सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उन्हें बचाने की सोचता है। जैसे ही वे गोली चलाने वाले थे, जेम्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बाकी प्रिजनर्स ने भी उन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कॉलिन उस जापानीज कैप्टन से लड़ता है, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं था। उन दोनों में जमकर और खौफनाक लड़ाई हुई। लेकिन जब कॉलिन उसे मारने ही वाला था, किसी ने पीछे से उसे गोली मार दी। नतीजे में उस बेचारे की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच जेम्स ईटो के कैंप में दाखिल होता है और हम देखते हैं कि ईटो आराम से बैठा है। वह उसका इंतजार कर रहा था। जेम्स ने कहा, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते। लेकिन ईटो ने कहा, भाग कौन रहा है, और वह उसकी तरफ एक तलवार फेंककर उसे लड़ने का चैलेंज देता है। दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन ईटो जेम्स की ताकत के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। अपने हाथ में मौजूद तलवार छोड़कर उसने गन निकाल ली, लेकिन जेम्स ने उसे झपट लिया और बाहर फेंक दिया। आखिर में जेम्स उसे हराकर अपनी जीत हासिल करता है। जेम्स उसे बहुत मारता है और उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी गैब्रियल ने उसे रोका और कहा कि यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक प्लेन उन्हें लेने आने वाला है। कैप्टन ने उन्हें भागते हुए देखा और वह उन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी ईटो ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हम उसकी आंखों में हार और शर्मिंदगी साफ देख सकते थे। अगर वह आज जेम्स को मार देता तो वह इस सच को कभी नहीं बदल पाता कि वह एक बुज़दिल है। इसीलिए वह जेम्स को जाने देता है। हम देखते हैं कि बाकी लोग ग्लाइडर के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने उसे एक रस्सी से बांधा और एक मजबूत हुक बनाया। इसके बाद वे सब अंदर बैठ गए। हम एक अमेरिकन फाइटर प्लेन देखते हैं जो उनके थोड़ा ऊपर उड़ रहा था। उसने अपना हुक नीचे गिराया और अपने प्लेन को काफी नीचे ले आया। यह उनका पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि एक छोटी सी गलती उनके पूरे प्लान पर पानी फेर सकती थी और सब कुछ बर्बाद हो सकता था। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह हुक उनके ग्लाइडर में फंस जाता है और वह उन्हें अपने साथ हवा में ले जाता है। आखिरकार उसने कर दिखाया और वह कैंप से बाहर आ गया। हालांकि कैंप में बाकी लोगों की किस्मत उसके जैसी अच्छी नहीं थी, पर जेम्स खुद से वादा करता है कि वह उनके लिए वापस आएगा और सबको वहां से निकालेगा। इसके 8 साल बाद हम जेम्स को देखते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जापान वापस आता है। वह यहाँ ईटो से मिलने आया था, क्योंकि उसका पुराना हिसाब अभी बाकी था। ईटो वहाँ नहीं था, लेकिन हमें यहाँ उसका बेटा सुकी दिखता है। जब उसे पता चला कि जेम्स वही फाइटर है जिसकी वजह से उसके पिता को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि इसे सबक सिखाओ। जेम्स यहाँ लड़ने नहीं आया था, लेकिन उसे उनसे लड़ना पड़ा। वह अकेला था जिसने सबको धूल चटा दी। वहाँ खड़े लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जल्द ही सबने हार मान ली, जिसके बाद सुकी ने जेम्स से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ जेम्स को पता चला कि ईटो की 1 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे को जेम्स के बारे में बताया था। जैसे ही उसने उसकी मौत की खबर सुनी, जेम्स बिना कुछ कहे वापस जाने लगा, लेकिन सुकी ने उसे रोका और उससे एक बार लड़ने की रिक्वेस्ट की। वह देखना चाहता था कि उसके पिता ने जेम्स के बारे में जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। जेम्स उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और दोनों के बीच मुकाबला होता है। सुकी ने अपनी सबसे बेहतरीन मूव से उस पर हमला किया, लेकिन जेम्स पहले से ही सब जानता था, इसलिए वह उसे बहुत आसानी से हरा देता है। ये सिर्फ एक मिसाल थी। जेम्स उसे एक ही पंच में मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके उलट जेम्स उसकी मदद के
लिए हाथ बढ़ाता है और इस लड़ाई को खत्म करता है। सुकी ने कहा, मेरे पापा कहते थे कि एक दिन वह फाइटर यहाँ जरूर आएगा क्योंकि उनके पास अभी भी उसकी यह कीमती चीज थी। हम देखते हैं कि वह कीमती चीज जेम्स का बैज था जिसे ईटो ने उससे छीना था। सुकी उसे जेम्स को वापस कर देता है और कहता है कि मेरे पापा ने इसे हमेशा संभाल कर रखा था, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम इसे वापस लेने आओगे। दोनों अपना सर झुकाते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके बाद जेम्स अपना बैज लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।